आज हम इस वीडियो में आपके लिए मनुष्य का पाचन तंत्र समझाएंगे कि पाचन तंत्र क्या होता है और पाचन तंत्र में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है जिसमें निम्न क्रियाएं होती हैं। तो उसमें सबसे पहली क्रिया होती है अंतःग्रहण। अंतःग्रहण कहलाता है भोजन को शरीर के अंदर पहुंचाना। भोजन को शरीर के अंदर पहुंचाना। भोजन को शरीर के अंदर पहुंचाने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। मतलब जो भोजन होता है तो उसको शरीर के अंदर पहुंचाने की जो क्रिया होती है उसको बोलती है अंतःग्रहण। अब क्या होते हैं, जो जीव होते हैं उनमें भोजन को शरीर के अंदर पहुंचाने के कई अंग भी होते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें विशेष अंग नहीं होते हैं, तो वो होते हैं एक कोश के जीवों में। जैसे अगर हम देखें कि जो एक कोशीय जीव हैं हमारे, ठीक है, एक कोशिकीय जीव, एक कोश की जो जीव होते हैं उनमें विशेष प्रकार के कोई अंग नहीं होते हैं। अंग नहीं होते हैं जिनके माध्यम से वह भोजन को अपने शरीर के अंदर पहुंचा सकें। इसलिए ये क्या करते हैं, इनकी जो शारीरिक सतह ही होती है। जैसे हम अमीबा की बात करें तो अमीबा क्या करता है, अब अमीबा में कोई विशेष अंग नहीं होते हैं कि वह भोजन को क्या करे, उन अंगों के द्वारा भोजन को अंदर ग्रहण कर सके। इसलिए क्या होती है, इनकी जो सतह होती है, त्वचा जो होती है इनकी, ये जो त्वचा है इसकी, ठीक है, ये त्वचा के माध्यम से, माने एक शारीरिक सतह के द्वारा ही जल के माध्यम से, ठीक है, कोई भी पदार्थ आता है, भोज्य पदार्थ, तो वह क्या है, सतह से चिपक जाएगा और यह क्या है, जलीय माध्यम से होता हुआ शरीर के अंदर पहुंच जाता है। तो जो एक कोश के जीव होते हैं उनमें किसी विशेष प्रकार के अंग नहीं होते हैं जिसके द्वारा भोजन को अंतःग्रहण कर सकें। इसलिए क्या होते हैं कि ये शारीरिक सतह के द्वारा ही भोजन को ग्रहण कर लेती हैं। ठीक है, तो इसमें उदाहरण हम लिख सकते हैं किसका, अमीबा है, तो इसमें जैसे में आ जाएगा अमीबा। ठीक है, दूसरा जो अंतःग्रहण करते हैं, जैसे हमने कहा बहुकोश के जीव हैं। बहुकोश के जीव हैं जो हमारे, बहुकोश के जीव जितने भी होते हैं उनमें कोई विशेष अंग होते हैं जिनके माध्यम से वह भोजन को अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं। जैसे कि हम हाइड्रा की बात करें, हाइड्रा में क्या होते हैं, स्पर्शक होते हैं और उस स्पर्शक के द्वारा वह क्या करता है, भोजन को अपने मुख के अंदर ले जाता है। ठीक है, और जैसे हम मनुष्य की बात करें, जो मनुष्य होता है तो उसमें भी क्या होते हैं, मुख होता है और क्या होते हैं, हाथ होते हैं। तो ये क्या करता है, मनुष्य हाथों के माध्यम से क्या है, मुख तक भोजन को ले जाता है, जिससे हमारा भोजन क्या होता है, शरीर के अंदर पहुंच जाता है। तो जो अंतःग्रहण की जो क्रिया होती है वो एक कोश के जीवों में कोई विशेष अंग नहीं होते हैं, नहीं मुख जैसे कोई अंग नहीं है, ना ही भोजन को मुख तक पहुंचाने के कोई अंग होते हैं जिसके द्वारा वह भोजन को अंतःग्रहण कर सकें। इसलिए क्या होते हैं, जी शारीरिक सतह के द्वारा ही भोजन को ग्रहण करते हैं। बहुकोश के जो जीव होते हैं उनमें क्या होता है कि कोई विशेष अंग होते हैं, उन अंगों के द्वारा ही वह भोजन को क्या करते हैं, अंतःग्रहण करते हैं। तो जैसे हाइड्रा है तो हाइड्रा में क्या होते हैं, स्पर्शक होते हैं।
जैसे कुछ जीव ऐसे होते जैसे जोंक हो गई, तो जोंक क्या करती है, अपने मुखांगों यानी चूसक पाए जाते हैं, माने चूसक अंग पाए जाते हैं, तो चूसक अंगों के द्वारा जोंक क्या करती है, भोजन ग्रहण कर लेती। जैसे मनुष्य तो मुख होते हैं, हाथ होते हैं, तो हाथ के द्वारा भोजन को क्या किया जाता है, मुख तक पहुंचा के उसको अंतः ग्रहण कर लेती है। तो जी हमारी क्या है, अंतः ग्रहण। अंतः माने भोजन को शरीर के अंदर पहुंचाने की क्रिया को हम कहते हैं अंतः ग्रहण। तो एक कोश की जीव और बहुकोश की जीवों में आप जी लिख सकते हैं, तो पहले इसको नोट कर लें आप। दूसरी जो प्रक्रिया होती है वह होती है क्या, पाचन। मतलब जो दूसरी प्रक्रिया होती है पाचन तंत्र की वह होती है पाचन। तो पाचन एक एक प्रक्रिया होती है, ठीक है, जिसमें जो भोजन के जटिल अवयव होते हैं, ठीक है, जो भोजन करते हैं हम, उसके जो जटिल पदार्थ होते हैं या जटिल अवयव होते हैं उनको सरल अणुओं में तोड़ा जाता है। और जब भोजन के जो जटिल अणु हैं वो सरल अणुओं में टूट जाते हैं, तब कहीं जा कर के हमारी कोशिकाएं उसको आसानी से अवशोषित कर लेती हैं, फिर उन्हें क्या है, ऊर्जा प्राप्त होगी, ठीक है, फिर श्वसन की क्रिया होगी और फिर ऊर्जा मिलती है। तो पाचन को हम अगर सरल भाषा में समझें तो पाचन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो भोजन के जटिल, ठोस और आघूलनशील जो पदार्थ होते हैं उनको सरल अणुओं में तोड़ा जाता है, जिससे हमारी कोशिकाएं आसानी से उसको अवशोषित कर लेती हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। यहाँ पे हम देखें कि जैसे जो हमारे एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें पाचन किस प्रकार का होता है। तो इसमें जो पाचन होता है वो क्या होता है, बाह्य कोशिकीय पाचन होता है, ठीक है। जैसे मान लें हम कि जो इसमें कोई विशेष प्रकार की आहार तंत्र नहीं होता है, यानी आहार नाल नहीं पाई जाती है इनमें विशेष प्रकार की, ठीक है। और ये क्या करते हैं, भोजन को अंतःकोशिकीय पाचन तो इनमें भी होता है, माने कोशिका के अंदर होता है। जैसे मान लीजिए कि जैसे अमीबा का चित्र हम यहाँ पे ले लेते हैं, जी हो गया, क्योंकि अमीबा की कोई विशेष आकृति नहीं होती है। तो जो अमीबा क्या करता है कि अब इसमें कोई विशेष अंग नहीं है पचाने वाले, यानी आहार नाल नहीं इसमें पाई जाती है, लेकिन ये क्या करता है कि अपने भोजन को क्या है, कोशिका के पहले अंदर ले जाएगा। मतलब जो भी भोज्य पदार्थ होगा उसको क्या करेगा, भोजन कोशिका के अंदर ले जाता है और वहाँ पे एंजाइमों के द्वारा इसका पाचन हो जाता है। यानी तो जी किस प्रकार का पाचन हुआ, अंतःकोशिकीय पाचन। क्या हुआ, अंतःकोशिकीय पाचन होता है जी, क्योंकि कोशिका के अंदर पाचन की क्रिया होती। तो जी जो एक कोश के जो जीव होते हैं उनमें जो पाचन की क्रिया होती है वो अंतःकोशिकीय पाचन की क्रिया होती है। अब यहाँ पे हम देखें कि बहुकोश के जीवों में, जैसे मनुष्य में देख लें तो मनुष्य में कोशिकाएं भोजन को नहीं पचाती हैं। हमारे शरीर में एक विशेष आहार नाल होती है और उस आहार नाल में भोजन का पाचन होता है। जब भोजन पच जाता है तब कहीं जाके हमारी कोशिकाएं उसको एब्जॉर्ब करती हैं। तो जो बहुकोश के जीव जो होते हैं, मुख्य रूप से हम मनुष्य ही ले लें, यहाँ पे उदाहरण के रूप में मनुष्य हमने लिया है क्योंकि मनुष्य का ही हमें पाचन तंत्र पढ़ना है। तो यहाँ पे हम देखें तो हमें एक आहार नाल यानी पाचन तंत्र एक व्यवस्थित है। जब उसमें भोजन का पाचन हो जाता है और इसके बाद ही हमारी कोशिकाएं क्या है, उसके अवयवों को, जो सरल अणु बन जाते हैं, उन सरल अणुओं को क्या है, हमारी कोशिकाएं अवशोषित कर लेती हैं। तो ये होता है क्या, बहुकोशिकीय। तो बहुकोशिकीय में जो पाचन की क्रिया होती है वह बाह्य कोशिकीय होती है। कौन सी, बाह्य कोशिकीय पाचन की क्रिया होती है, ठीक है। तो जी आपको याद रखना कि एक कोश के जीव होते हैं उनमें जो पाचन की क्रिया होती है वो अंतःकोशिकीय होती है, जबकि बहुकोश के जीवों में जो पाचन की क्रिया होती है वो बाह्य कोश यानी कोशिका के बाहर पाचन क्रिया होती है। तो दूसरा क्रम जी होता है। तो पहले इतना नोट कर लीजिए।
अब हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारी पाचन की क्रिया होती है, यानी जो दूसरा क्रम है हमारा मनुष्य की पाचन तंत्र का, जो हम दूसरा क्रम चल रहा है हमारा पाचन, तो जो पाचन की क्रिया होती है वह दो भागों में संपन्न होती है। एक तो होती है क्या, भौतिक पाचन क्या कहलाता है, दूसरा होता है एक रासायनिक पाचन भी होता है। भौतिक पाचन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो भोजन को छोटे छोटे भागों में तोड़ना, आमाशय में लुगदी का बनना, ठीक है, और आहार नाल में भोजन का क्रमानुकुंचन गति द्वारा आगे बढ़ना आदि सम्मिलित है। यानी भौतिक जो पाचन कहलाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे ही भोजन को हमने मुख में ले जाते हैं तो मुख में क्या होते हैं, जो हमारे दांत होते हैं वह दांत क्या करते हैं, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। अगला होता है कि जैसे ही भोजन आमाशय में पहुंचता है तो आमाशय में भोजन का लुगदी का निर्माण होना, मतलब जब भोजन हमारी आमाशय में पहुंचता है तो आमाशय में भोजन क्या होता है, कम से कम 3 से 4 घंटे वहाँ रुकता है भोजन आमाशय में। तो वहाँ जो भी क्रिया होती है, ठीक है, जिसके माध्यम से क्या है, क्रमानुकुंचन गति के माध्यम से भोजन लुगदी में परिवर्तित हो जाती है, उसको इंग्लिश में हम कायम भी बोलते हैं। तो लुगदी का बनना और आहार नाल में भोजन का क्रमानुकुंचन गति के द्वारा आगे बढ़ना, ये आदि किस में सम्मिलित होता है, भौतिक पाचन में कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि रासायनिक पाचन क्या होता है। तो रासायनिक पाचन में क्या होता है कि हमारे शरीर के अंगों द्वारा, ठीक है, स्रावित पाचक रसों द्वारा ठोस जटिल भोज्य पदार्थों को सरल अणुओं में तोड़ा जाता है। मतलब जो रासायनिक पाचन होता है वो हमारे शरीर के जो अंग होते हैं, जैसे हो गया आमाशय, हो गया जो मुख में जो लार ग्रंथियां होती हैं, लार ग्रंथियों के द्वारा अग्नाशय होता है, उनके द्वारा क्या होता है, पाचक रस निकलते हैं। तो जो पाचक रस होते हैं उनके द्वारा जो भोजन में ठोस और जटिल और आघुलनशील जो भोजन होता है उसको सरल अणुओं में तोड़ा जाता है। तो ये हमारी प्रक्रिया क्या होती है, रासायनिक पाचन। तो हम यहाँ तक आप पहले नोट कर लिए। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि रासायनिक पाचन क्या होता है, मुख गुहा में पाचन कैसे होता है, आहार नाल में पाचन की क्रिया कैसे होती है, वो हम सब पढ़ेंगे। पहले आप इतना नोट कर लीजिए।
देखिए, अभी तक हमने रासायनिक पाचन पढ़ा हुआ था कि भौतिक पाचन और रासायनिक पाचन क्या होता है। अब हम रासायनिक पाचन के अंतर्गत पढ़ेंगे कि हमारे शरीर के किस अंग में किस प्रकार का पाचन होता है। तो सबसे पहले आती है मुख गुहा। मुख गुहा में पाचन कैसे होता है? तो मुख गुहा मतलब जहाँ पे दांत और जीभ पाए जाते हैं वो भाग क्या कहलाता है? मुख गुहा कहलाता है। तो देखें, आपको पता है कि मुख गुहा में लार ग्रंथियां होती हैं और लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 3 जोड़ी। जोड़ी का मतलब हो गया टोटल कितनी हो गई? 6 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, लार ग्रंथि तो कितनी होती हैं? 6 होती हैं लार ग्रंथियां, 3 जोड़ी होती हैं। तो उनसे क्या निकलती है? लार निकलती है। और लार का जो पीएच मान होता है वो 6.8 होता है, यानी लार जो होती है वो है अम्लीय होती है। तो याद रखना है कि लार का जो पीएच मान होता है वो 6.8 होता है। और लार में जो एंजाइम होते हैं, तो टाइलिन एंजाइम होता है, एक होता है लाइसोजाइम एंजाइम होता है। 2 प्रकार की एंजाइम होते हैं। तो टाइलिन क्या करता है कि जब भी हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो दांतों के द्वारा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया जाता है। अब क्या होता है, उसमें जो स्टार्च होता है, जो मंड होता है, उसका पाचन मुख गुहा से ही प्रारंभ होता है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है विकल्प में कि बताइए पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ हो जाती है? तो पाचन की क्रिया जो होती है हमारी वो मुख गुहा से प्रारंभ होती है। तो सबसे पहले जो हमारा भोजन का जो अवयव पचता है वो कौन सा पचता है? यहाँ से मंड यानी स्टार्च का पाचन होता है। तो क्या होता है, जो हमारा टाइलिन एंजाइम होता है उसका काम होता है कि जो टाइलिन होता है, टाइलिन क्या करता है? भोजन में उपस्थित मंड यानी स्टार्च को जल माने मंड प्लस जल, और टाइलिन क्या करता है? मंड को काय में बदल देता है? शर्करा। शर्करा माने ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक है, और जिसके कारण हमें भोजन का स्वाद कैसे लगने लगेगा? मीठे का स्वाद आएगा। तो आपको जब भी हम क्या करते हैं भोजन को चबाते हैं, अगर हम उसको ज़्यादा महीन अगर आप चबाते हैं तो क्या होता है कि टाइलिन एंजाइम भोजन में अच्छी तरीके से मिल जाएगा और मंड काय में बदल जाता है? शर्करा में बदल जाता है, जिससे शर्करा हमें क्या है? भोजन का जो स्वाद आएगा वो फिर वो कैसा आने लगेगा? मीठा स्वाद लगने लगता है। तो इस प्रकार से क्या होता है? मुख गुहिका में जो पाचन होता है वो मंड का पाचन होता है, और पाचन की क्रिया जो होती है वो मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाती है। मुख गुहा में दांत पाए जाते हैं, ठीक है, और जीभ पाई जाती है। जीभ क्या करती है? हमें इसका स्वाद का अनुभव करवाती है। और जो 6 लार ग्रंथियां होती हैं यानी 3 जोड़ी, उनसे क्या होती है? लार स्रावित होती है, जिससे भोजन क्या बन जाता है? एक तो भोजन चिकना बन जाता है और भोजन पाचन योग्य बन जाता है, जिससे आगे के जो हमारे अंग होते हैं उनसे जो स्रावित एंजाइम होते हैं वो आगे की क्रिया कर सकें। तो चलो पहले इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इसमें से आपसे विकल्प में पूछा जा सकता है कि बताइए लार का पीएच मान कैसा होता है, या लार में कौन कौन से एंजाइम होते हैं। एक तो होता है टाइलिन, दूसरा होता है लाइसोजाइम। अब टाइलिन ने तो क्या किया? मंड का पाचन किया शर्करा में। अब लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है वो जब भी हम भोजन करते हैं तो उसमें अगर किसी प्रकार की हानिकारक बैक्टीरिया आ जाते हैं तो बैक्टीरिया को मारने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम एंजाइम करता है। तो आपको याद रखना है कि लाइसो एंजाइम जो होता है, लाइसोजाइम एंजाइम होता है, वो हानिकारक पदार्थों को या हानिकारक जीवों को मारने का काम करता है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अगला जो पाचन होता है वो है ग्रास नली में, मतलब इसके बाद जो ग्रसनी आती है, जैसे पहला है मुख गुहा, मुख गुहा के बाद ग्रसनी, और ग्रसनी के बाद होती है ग्रास नली। हमने पाचन तंत्र का एक नामांकित चित्र भी आपको बताया हुआ था, ठीक है। तो उसमें आपको देख लेना है कि जो हमारी ग्रास नली होती है उस ग्रास नली में भोजन का कैसे पाचन होता है। तो उसमें भोजन का किसी भी प्रकार का पाचन की क्रिया नहीं होती है, केवल उसका काम होता है भोजन को मुख गुहा से लेकर के
आमाशय तक पहुंचाने का काम होता है किसका, ग्रास नली का। तो उसमें किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, वो केवल ग्रास नली जो होती है वो एक संवहन अंग का कार्य करती है। फिर इसके बाद क्या करती है कि क्रमानुकुंचन गति के द्वारा भोजन को क्या होती है, आहार नाल में आगे खिसकाने का काम करती है। माने भोजन को मुख गुहा से लेकर के आमाशय तक पहुंचाने में जो गति होती है, जो जी किसके द्वारा होती है, ग्रास नली के द्वारा। तो उस गति को बोलते हैं क्रमानुकुंचन गति के द्वारा भोजन को क्या है, आमाशय तक पहुंचा दिया जाता है। बस इतना काम ग्रास नली का होता है और पाचन किसी प्रकार का नहीं होता है। ये याद रखना है कि ग्रास नली में जो पाचन का क्रिया नहीं होती है, केवल भोजन को आमाशय तक पहुंचाने का काम होता है। अगला होता है आमाशय में पाचन। तो आमाशय एक क्या होती है, थैलीनुमा संरचना होती है, ठीक है। और इसकी सतह पर जो हमारी आमाशय होता है, आमाशय की सतह पर क्या होती है, जठर ग्रंथि पाई जाती है। माने जठर ग्रंथियाँ बहुत सारी पाई जाती हैं और जठर ग्रंथियों से क्या है, एक रस निकलता है जिसको हम बोलते हैं जठर रस बोलते हैं, ठीक है। और जठर रस का जो पीएच मान होता है वो 2 से लेकर के 3.5 तक हो सकता है। माने 2 भी हो सकता है या 3.5 भी हो सकता है। तो 2 से लेकर के 3.5 तक होता है जी, आपको याद रख लेना है, ठीक है। पूछा जा सकता है कि जठर रस का पीएच मान क्या होता है। फिर इसके बाद जो जठर रस निकलता है उसमें क्या क्या होता है, एक तो उसमें होता है HCl, एक होता है पेप्सिन। तो HCl एक अम्ल है, पता होना चाहिए। पेप्सिन क्या है, एंजाइम है, रेनिन भी एंजाइम है और जठर लाइपेज। तो इसमें 3 प्रकार की तो एंजाइम निकलती हैं और एक निकलता है हमारा अम्ल निकलता है। तो ध्यान रखना है कि HCl होता है, पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पचाने का काम करता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रोटीन का जो पाचन की क्रिया होती है वो शरीर के किस अंग से प्रारंभ होती है। तो आपको याद रखना है कि आमाशय से ही क्या होता है, प्रोटीन के पचने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसके बाद आता है क्या, रेनिन होता है, जो दूध में जो प्रोटीन होती है कैसीन, उसको पचाने का काम कौन करता है, रेनिन करता है। इसके बाद आता है जठर लाइपेज, तो जो भोजन की जो वसा होती है भोजन में उसको पचाने का काम करता है। तो आपको याद रखना है कि जो हमारा आमाशय होता है, आमाशय में 3 प्रकार के अवयव, माने एक तो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट हमारा क्या है मुख गुहा में पचता है। इसके बाद क्या है, वसा प्रोटीन को पचाने वाले क्या होते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं कि HCl का काम क्या होता है। तो एक तो HCl का काम क्या होता है, हानिकारक जीवाणुओं को मारना और भोजन को सड़ने से बचाना। भोजन को सड़ने से बचाना, ठीक है, एक ये काम होता है। तो 2 काम इसके महत्वपूर्ण होते हैं। फिर एक काम और होता है कि जो हमारा पेप्सिन एंजाइम है, हमने बताया ना कि आमाशय में एक पेप्सिन निकलता है, लेकिन पेप्सिन किस रूप में निकलता है, पेप्सिनोजन के रूप में निकलता है। तो HCl क्या करता है, उसको पहले पेप्सिन में बदल देता है जिससे जी एक्टिव है। पेप्सिनोजन जो होता है वो निष्क्रिय रूप है इसका, और पेप्सिन क्या है, एक सक्रिय रूप है। तो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलना किसका काम होता है, HCl का, यानी HCl के माध्यम से ही पेप्सिनोजन पेप्सिन में बदल जाता है। जब पेप्सिन बन जाएगा तो वह प्रोटीन को पचाएगा। यदि पेप्सिनोजन पेप्सिन में नहीं बदलता है तो वो प्रोटीन को नहीं पचा पाएगा, क्योंकि पेप्सिनोजन एक निष्क्रिय रूप है और पेप्सिन क्या है, एक सक्रिय रूप है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। तो पेप्सिनोजन HCl क्या करता है, पेप्सिन में बदल देता है। तो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कौन बदलता है, HCl बदलता है। तो एक इसका जे काम हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारे भोजन में क्या है, प्रोटीन है। तो प्रोटीन का पाचन कौन करता है, पेप्सिन करता है। तो प्रोटीन को पचाने में कौन काम आता है, एंजाइम पेप्सिन आता है, और इसको काय में बदल देता है, भोजन प्रोटीन को पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड में।
अभी जी और सरल अणुओं में अभी टूटेंगे आगे और अंगों में, अभी हम पाचन की क्रिया पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम आमाशय में पढ़ रहे हैं। तो प्रोटीन को पेप्सिन जो एंजाइम है वो पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में बदलता है। याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनको पचाने वाले जो एंजाइम होते हैं वो सभी के अलग अलग होते हैं। कोई एक ही एंजाइम सभी भोजन के अवयवों को नहीं पचा सकता है। कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला एंजाइम अलग है, ठीक है, प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम अलग होते हैं, वसा को पचाने वाले एंजाइम अलग होते हैं। तो जी याद रखना है आपको। तो प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है पेप्सिन, तो जी पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड में टूट जाएगा। इसके बाद आती है दुग्ध प्रोटीन, माने जो दूध पीते हैं हम लोग, तो उसमें कौन सी प्रोटीन होती है, कैसीन प्रोटीन होती है। तो इसमें जो रेनिन एंजाइम होता है वो क्या करता है, इसको पैरा कैसीनेट में बदल देता है, यानी दही के रूप में बदल देता है। ये अघुलनशील होती है, तो पैरा कैसीनेट यानी दही के रूप में परिवर्तित करता है। तो दुग्ध प्रोटीन जिसमें एक होती है कौन सी, कैसीन होती है, प्रोटीन होती है, और रेनिन उसको पैरा कैसीनेट में बदल देता है। अगला है हमारा भोजन का अवयव है वसा। तो वसा को पचाने वाला जो एंजाइम होता है वो होता है जठर लाइपेज। जठर लाइपेज क्या करता है, वसा को ट्राइग्लिसराइड्स में बदल देता है, ठीक है। तो प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम पेप्सिन, दुग्ध की प्रोटीन यानी कैसीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन, वसा को पचाने वाला जो एंजाइम है वो जठर लाइपेज है, ट्राइग्लिसराइड में बदल देता है। HCl का काम होता है हानिकारक जीवाणुओं को मारना, भोजन को सड़ने से बचाना। पेप्सिनोजन को HCl क्या करता है, पेप्सिन में बदलने का काम करता है। आमाशय जो होता है उसमें पाई जाती हैं जठर ग्रंथियाँ, और जठर ग्रंथियों से क्या है, जठर रस निकलता है, जिसका pH मान होता है 2 से लेकर के 3.5 तक होता है। जठर रस में कौन कौन से अवयव होते हैं, तो एक HCl होता है, पेप्सिन होता है, रेनिन होता है, जठर लाइपेज होता है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। हम अगला जो पढ़ेंगे, मतलब आंतों में पाचन की क्रिया कैसे होती है, अवशोषण की क्रिया कैसे होती है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।